नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम योगी ने विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित बीजेपी संकल्प पत्र के संबंध में अपनी बात रखी है और युवाओं के लिए संकल्प पत्र को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। आपने कुछ चीजें संकल्प पत्र में देखी होंगी कि संकल्प पत्र की पहली 4 प्रतियां जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं, बल्कि भारत की मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। वहीं प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री और लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अनिल राजभर ने बीजेपी का संकल्प पत्र मीडिया के सामने पेश कर देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। इन्हीं सबको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से हमारे संवाददाता एस.एम. आमिर ने खास बातचीत की है, सुनिए। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है और प्रयागराज पहुंचे हैं क्लस्टर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जी। हम उनसे बात करेंगे। आज आप प्रयागराज पहुंचे, किस तरह की लहर है और आप तो हर जगह जा रहे हैं, किस तरह से दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने नेता का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि कल देश के निर्माता, संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक संकल्प पत्र जारी किया है, मैं इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और लोक संकल्प पत्र का जो विषय है उस पर विस्तार से बात करने के लिए अभी हमारे जो प्रेस के साथी हैं उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम हमने किया है। तो लोक संकल्प पत्र के जो स्वीकारता है जनता के अंदर, जो लोक संकल्प पत्र में भारत को विकसित भारत बनाने का एक जो रोड मैप है, एक जो योजना, बृहद योजना जो लोक संकल्प पत्र के माध्यम से आ रही है, मैं समझता हूं कि जनता के लिए वो बड़े आकर्षण का विषय। अपने संकल्प में समाजवादी ने भी अब 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर दी, अग्निवीर खत्म करने की बात कर दी। इस तरह क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनकी चुनावी घोषणा पत्र का कहीं कोई विश्वास करने वाली जनता नहीं है। वो हर बार ऐसे ही घोषणा करते हैं और आज तक कभी घोषणा को पूरा उन लोगों ने नहीं किया। तो आज तो ना उनकी सरकार बनने वाली है, ना कुछ होने वाला है, तो वो चुनावी घोषणा पत्र लेकर आते हैं, जनता उनके ऊपर हंसती है। सर, माफियाओं के राज को लेकर यूपी का नाम आता था, मगर अब किस तरह से देख रहा हूं, इस बार माफियाओं के खात्मे के बाद कितना लाभ मिलेगा? जनता पूरा आशीर्वाद देगी। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के साथ साथ उद्यम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। आज देश और दुनिया के जो निवेशक हैं वो आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बेचैन हैं। पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कानून का राज स्थापित किया है, यही प्रयागराज की धरती है। इतना बड़ा कलंक यहाँ हुआ करता था, पूरे पूर्वांचल में किस तरह से गुंडा और माफिया हावी रहते थे, यहाँ के विकास को किस तरह से रोक दिया था इन लोगों ने। लेकिन आज पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश और देश का एक एक नागरिक इस बात को समझता है कि भाजपा की सरकारों ने जो कानून का राज स्थापित किया है, निश्चित तौर पर प्रदेश और देश के विकास में वो एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह से प्रत्याशी समाजवादी कांग्रेस ने कर दिया, अब नीरज त्रिपाठी के सामने उज्जवल रमण, कितनी टक्कर चुनौतीपूर्ण है? कुछ नहीं, उनके दांव पेच को बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, उन्हीं के दांव पेच से उनको चित कर दिया जाएगा, कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं। हमारे साथ ये थे अनिल राजभर जी, जिन्होंने कहा कि हम उनकी रणनीति और राजनीति पहले से जानते हैं, उन्हीं के दांव पेच से उन्हीं को हम चित कर देंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी को लेकर प्रतापगढ़ में प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने प्रेस वार्ता कर संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये संकल्प पत्र मोदी सरकार की जनता को दी गई गारंटी है। हमने अभी तक अपने सभी वादे पूरे किए, आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। आगे भी 5 वर्ष तक जो हम लोगों ने नारा दिया है 400 पार, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और यह 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक ऐतिहासिक क्षण भी होगा और ऐतिहासिक काम भी होगा। इस 5 वर्षों में हमने अपने घोषणा पत्र में जो प्रमुख बिंदु दिए थे उस सबको निभाया है। ये कांग्रेस कहा करती थी, अन्य राजनीतिक दल के लोग कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और आज राम मंदिर बन के तैयार। सेना की तरह कांग्रेस ने वॉर रूम बनाकर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। बता दें कि इंडिया गठबंधन का मुख्य धड़ा होने की भी जिम्मेदारी निभा रहा है। यूपी में कांग्रेस अपने 17 सीटों के साथ सभी 80 सीटों पर हर पल नजर रख रही है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। अभी तक सेना के बॉर्डर पर जो है, देश के बॉर्डर पर जो सेना तैनात रहती, वहां वार रूम खोले गए, दिल्ली में खोले गए और जहां जहां उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, सेना मुख्यालय में मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन अब चुनाव को भी एक वार के रूप में देखा जाए, राजनीतिक पार्टियां भी वार के रूप में उसको देखती हैं और उन्होंने चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी की स्थिति में, उस जिलों से क्या रिपोर्ट आ रही है, उसकी टोटल मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मैं इसमें कांग्रेस मुख्यालय में हूँ। कांग्रेस मुख्यालय में लोकसभा के जो है 80 सीटों की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोकसभा के जो है डेस्क हेड तैयार किए गए जो 10 हैं और डेस्क एग्जीक्यूटिव 10 हैं और बाकी जो है कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव तैनात किए गए। तो एक एक जो है जगह पर 8-8 लोकसभा की जो है सीटों का मॉनिटरिंग की जा रही है। अब हमारे साथ जो है लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ जो तैनात किए गए कर्मचारी वो अपना लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से क्या शिकायतें आ रही है या कहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है, उसको फीड कर रहे हैं और उसके बाद वो जो है काम कर रहे हैं लगातार। इस स्थिति को लेकर के कांग्रेस मॉनिटरिंग कर रही है। अभी जो है हमारे साथ संजय दीक्षित जी हैं जो सदस्य भी वार रूम के और मॉनिटरिंग का मुख्य काम में देख रहे हैं। मैं इन्हीं से जानूंगा क्या कैसे हो रहा है। संजय जी जाए। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने इस बार संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए एक कनेक्ट सेंटर के रूप में वॉर रूम को प्रस्तुत किया है। हम लोग निरंतर उत्तर प्रदेश में जो 1,62,000 बूथ हैं वहाँ कांग्रेस के जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, उसको चिन्हित कर रहे हैं और एआईसीसी और पीसीसी से उसको सीधे जोड़ के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ रहा है तथा जो 17 सीटें जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में, उस पर हमारी विशेष नज़र है। हमारे करीब 35 पॉलिटिकल लीडर्स, वॉलंटियर्स निरंतर यहाँ सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। हर लोकसभा के संपर्क में हैं हम। किसी तरह की कोई भी समस्या जो हमारे प्रत्याशी या जिले के संगठन को होती है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को उसको अवगत कराते हैं और हम लोग निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि कांग्रेस बूथ स्तर पे अपने वैचारिक लड़ाई, अपने एजेंडा, अपने घोषणा पत्र, अपने न्याय का जो हमारा राहुल जी का संदेश है वो गांव-गांव तक पहुँचे। और जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, राहुल गांधी जी जिस बहादुरी से इस अलोकतांत्रिक और एक हिटलरशाही सरकार के खिलाफ पिछले 3 वर्षों से पदयात्रा
और एक जन आंदोलन की उन्होंने रूपरेखा तय की थी। आज उस जन आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता और विशेषकर गांव में रहने वाले गरीब, जिस तरह 400 रुपये मनरेगा मजदूरों की घोषणा की, मजदूरी की, जिस तरह संविदा मुक्त भारत की राहुल जी ने बात की, जिस तरह गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए साल देने की बात की है, यह सब क्रांतिकारी जो वादे हैं, गारंटी है राहुल जी की, उस गारंटी का एक तूफान के रूप में गांव में प्रभाव है, गरीब व्यक्ति के, नौजवान किसान के में प्रभाव है। और इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से बैठ के सुनिश्चित कर रहे हैं कि राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश जी और हमारे क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस पार्टी का जो ये युद्ध है और जो लोकतंत्र और संविधान बचाने का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाएं। एक सवाल संजय जी और है कि जो समस्या आती है उसका निदान कैसे करते हैं आप लोग? तत्काल हमारा केंद्रीय नेतृत्व, एक सेंट्रल वॉर रूम है AICC में, हमारे प्रभारी महासचिव जी इस पूरी प्रक्रिया को निरंतर उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी समस्या आती है वो तत्काल हल हो रही है। ठीक, थैंक यू। तो देखिए ये वार रूम है, किस तरह वार रूम चलता है रियाज ने आपको दिखाया, या एक बार और दिखा दें कि कैसे वार रूम का काम हो रहा है और लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। संजय के सीधा कहना है कि जो समस्या आती है उसका तुरंत निदान किया जाता है और तुरंत केंद्रीय नेतृत्व को और केंद्रीय जो है दिल्ली में जो बना है वार रूम, वहाँ उसकी जानकारी दी जाती है और उसके बाद जो है समस्या का निराकरण करके जो है लोग फीडबैक दे दिया जाता है। अब देखना है वार रूम से कितनी सफलता मिलती है तो समय की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे जमाना हाईटेक हुआ है, अब पार्टियां भी हाईटेक हो गई हैं और हाईटेक सिस्टम भी लगा लिए गए हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कासगंज पहुंचे हैं, जहां में बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया का नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार तेजी से विकास कर रही है, जनता इस बार फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। एटा संसदीय चुनाव में आज कासगंज में जनसभा को संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राजू भैया प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। विपक्ष यहाँ लड़ाई में ही नहीं है। विपक्ष जिस ढंग से भ्रष्टाचारी गठबंधन को लेकर के चल रहा है, ईडी गठबंधन को लेकर के चल रहा है, वो पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित होगा। और आप सब जानते हैं इंडी गठबंधन में कोई प्रत्याशी भी ढूंढने नहीं मिले और इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। धीरे धीरे आप देखते होंगे हर रोज समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। एटा संसदीय चुनाव में राजू भैया एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी सहारनपुर के चंदेना कोली गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से राघव लखनपाल शर्मा को वोट देकर जीत दिलाने की अपील की है। देश में मैं अकेला सांसद हूं जिसने घोषित किया कि मेरी सारी सांसद निधि खिलाड़ियों के लिए है और यहाँ क्रीड़ा स्थल बनाना चाहोगे। और अब तो अच्छी खुशी है कि 1 और 1 11 बनने वाले हैं। राघव जी भी समझते हैं नौजवानों को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ निधि मैं लगाऊंगा, कुछ निधि ये लगा देंगे और यहाँ गांव में जो आप अच्छा निर्माण कराना चाहते हो हम कराएंगे। मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि उनका सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी डिंपल यादव से है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी के सम्मान के लिए पूरी तरह काम करती है। इसलिए उनका झुंझुना है कि उनका जो झुंझुना रहा 12 से 17 में उनके पटदेव का वो ने अच्छी तरह देखा है। वो झुंझुने में था गुंडई, अराजकता, पर एक झुंझुना और देखा है कि जब बगल की सीट से वो चुनाव लड़ी थी, उनके पटदेव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पूरे देश ने उनका झुंझुना देखा है कि दूसरे किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया था। सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर रायबरेली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संकल्प पत्र जारी होने के बाद सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मंत्री जीपीएस राठौर ने इशारों में गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी कमल खिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो संकल्प को पूरा करती है और कांग्रेस जो संकल्प लेती है, घोषणा करती है, वो घोषणा केवल हवाई होती है। आज तक तो कभी उन्होंने पूरा किया नहीं। उन्होंने जिस तरीके से खटाखट गरीबी दूर करने की घोषणा किया है, क्या आपको लगता है कि वो घोषणा पूरी कर सकते हैं? उसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया है कि इस तरीके से पैसा डालते जाएंगे और गरीबी दूर होती जाएगी। उनको लगता है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उनकी सरकार बनने वाली है, ना उन्होंने उस घोषणा को पूरा करने का वो है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 टर्म में आप देखेंगे एक एक वादे को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखिए 2024 की सीट, आप पिछली बार देखा होगा 2019 की अमेठी की सीट भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन ली थी। अब 2024 में ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, ये आज लिख के रख लीजिए। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी 2 लाख के मार्जिन से जीतेगी। मिर्जापुर में बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विकसित भारत की बात करने वाले देश में मुफ्त का अनाज दिए जाने के प्रश्न का सीधा जवाब देने से कतराने लगे और मीडिया को ही पार्टी बनकर प्रश्न पूछने वाला कहने लगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोई ऐसा वादा इस देश के साथ किया हुआ नहीं है जो अधूरा हो, चाहे धारा 370 कश्मीर से हटाने का मुद्दा हो, चाहे भगवान राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक के मुद्दे पर इस देश की मुस्लिम बहनों को हक दिलाने का मुद्दा हो। एक ऐसी सरकार, एक ऐसे लोग प्रश्न कर रहे हैं जिन लोगों ने देश की एक मुस्लिम बहन को, शाहबानों को 3 तलाक के मुद्दे पर उसको हक न दिला पाया हो, वह कांग्रेस की सरकार आज प्रश्न कर रही हो। और मोदी जी ने इस देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पर उनको हक दिला दिया। जिस कश्मीर के विषय को कांग्रेस ने पाल के रखा था, देश के माथे पर कलंक के रूप में, लाखों लाख हमारे देश के हिंदुओं का जहां खून बहा हो, उसको मोदी जी ने एक झटके में मिटा दिया। 35 और 370 हटा दिया। एक देश में पत्थरबाजों से पूरा कश्मीर परेशान था, पूरे देश में आज कोई एक घटना नहीं हुई। आगरा में बीजेपी के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नामांकन किया है। इस दौरान एसपी सिंह बघेल ने विपक्षी प्रत्याशियों पर कटाक्ष किया है और कहा है कि इस बार निश्चित ही 400 पार करने के बाद अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार संसद की चौखट पर माथा टेकेंगे। बरेली में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान उन्होंने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित ही होगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ बरेली की लोकसभा को जीत रही है और एक इतिहास बनेगा, इतना मुझे कहना है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और 400 से ऊपर संख्या उसमें बरेली भी शामिल है और बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बरेली लोकसभा का, इसलिए टक्कर पर कोई है ही नहीं। बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे हैं। नामांकन के बाद आदित्य यादव ने अपनी बड़ी जीत होने का दावा भी किया है। देखिए, प्रार्थना यही कही कि जो ये आने वाला चुनाव है इसमें भगवान ऊपर हम लोग पे सभी आशीर्वाद दें और ये जो आज चुनाव में हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो चुनाव में हम लोग जा रहे हैं ताकि बदायूं की जनता को जिस विकास से समाजवादी पार्टी ने पूर्व में जोड़ने का काम किया था उसी पे फिर से ले जाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसी प्रार्थना हमने ईश्वर से की और ईश्वर से यही कामना की है कि बदायूं की जनता के सबके मन में शांति हो, सद्भावना हो और ईश्वर सभी पे कृपा हो। देखिए, पिछली बार हुई थी लेकिन उनके कई सारी वजहें थी। इस बार सभी लोग पूरी पार्टी का पूरा संगठन पूरी तरीके से चौबद्ध है और निश्चित शासन से हम यही आशा करते हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, सभी पार्टी और सभी दल और सभी प्रत्याशियों को बराबर का चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। अब बात 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मेरठ में सपा प्रत्याशी के पति पर बरसे पूर्व मंत्री हाजी याकूब जनसभा में लगाए गंभीर आरोप।
उन्नाव में गिरी दीवार को बनने पर दबंगों ने युवकों से की है मारपीट, लाठी डंडों से मारकर किया घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, डीएम ने राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों के साथ की है बैठक, कलेक्ट्रेट परिसर के बचत भवन में हुई बैठक। फर्रुखाबाद में ओवनी कार में अचानक लगी है आग, लोगों में मची अफरा तफरी, माली ने आग पर पाया है काबू। झांसी में लापता मासूम का गड्ढे मिला है शव, सूचना मिलने के बाद ही परिजनों मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया है पोस्टमार्टम। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुआ है खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 की मौत, दर्जनों लोग घायल, पुलिस ने कई लोगों को लिया है हिरासत। आगरा में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने स्कूटी को रौंदा है, हादसे में 16 वर्षीय किशोर की मौत, 5 साल की मासूम हुई घायल, स्कूल से घर वापस लौटते समय हुआ बड़ा हादसा। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी को कुचला है, हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की गई है मौत, मौके से फरार हुआ चालक। गोंडा में गेहूं के लदे ट्रक ट्रॉली ने बाइक को रौंदा है, मौके पर महिला की हुई है दर्दनाक मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर दुर्घटना कराने के लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने महिला से की है लूटपाट, पैसों और ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर हुआ फरार। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।